हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों घूर्णन गतिकी से संबंधित अध्याय को अर्थात लेसन को हम लोगों ने शुरू किया था, तो चलिए हम लोग इस सब्जेक्ट को अर्थात इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी प्रकार के है ना वस्तुओं पर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वलय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात किया था, उसी प्रकार आज हम लोग है ना चकती का अर्थात डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वीडियो में ज्ञात करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे, अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे और जो भी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों उसे आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, है ना। चकती का जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है आज हम लोग सीखेंगे, है ना। चकती का जड़त्व आघूर्ण, तो मैं पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ बच्चों, चकती का जड़त्व आघूर्ण, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इसको भी कहते हैं बच्चों, हम लोग आज ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बच्चों कि डिस्क क्या होता है कि नहीं। डिस्क तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, एक चकती क्या होता है उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। डिस्क इस प्रकार होता है बच्चों, है कि नहीं। एक ठोस बेलन यदि आपके पास है ना, एक सॉलिड सिलेंडर यदि आपके पास है और उसे आप लोग है ना उसके लंबाई के लंबवत यदि उसे काटना शुरू करते हैं तो आपको एक डिस्क प्राप्त होता है बच्चों। इस प्रकार मान लेते कि कलम भी देखिए एक प्रकार का बेलन है, यदि हम लोग इसको लंबवत यदि इस प्रकार काटते हैं तो छोटी छोटी जो आकृतियाँ में प्राप्त होती है उसको हम लोग डिस्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क का प्राप्त करेंगे बच्चों, और डिस्क में याद रखिएगा कि ये पूरा पोर्शन भरा हुआ रहता है, अर्थात ये सॉलिड है ना। रिंग का जो हम लोग प्राप्त किए थे बच्चों, रिंग का बीच वाला भाग जो होता है वो खाली होता है और चकती का जो पूरा भाग जो होता है बच्चों वो भरा हुआ होता है, अर्थात यहाँ पर भी पदार्थ मौजूद होते हैं। तो हम लोग इसका जड़त्व आघूर्ण आज हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये निर्धारित कर ले बच्चों कि इसमें अक्ष किधर से गुजर रही है। तो हम लोग अक्ष को जो दिखाएंगे बच्चों वो चकती के सतह के लंबाई के लंबवत होती है। इसका मतलब है इस प्रकार जो है उसमें है ना अक्ष गुजर रही है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि इस चित्र से स्पष्ट है कि इसमें अक्ष जो है चकती के सतह के लंबवत गुजर रही है। तो मान लेते हैं कि ये एक चकती है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। हम लोग इसको मान लेते हैं बच्चों कि ये आर त्रिज्या की एक चकती है। इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान एम हम लोग मान लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए माना एम द्रव्यमान है ना, देखिए माना एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या है ना, माना एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या का एक चकती है ना, एक चकती है। देखिए इसके सतह के लंबवत है कि नहीं, इसके सतह के लंबवत तथा केंद्र से होकर एक अक्ष है कि नहीं, एक अक्ष नाम दे देते हैं बच्चों ए और ए डैश, है ना। एक अक्ष ए डैश गुजर रहा है ना, गुजर रहा है। देखिए इस अक्ष के परितः है ना, इस अक्ष के परितः चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है ना। इस अक्ष के परितः चकती का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बताइए बच्चों कि इस चकती का क्षेत्रफल कितना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं चकती का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए चकती का क्षेत्रफल
हम लोग जानते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब हम कहेंगे कि चक्ति का, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इसका द्रव्यमान कितना होता है। देखिए चक्ति का प्रति एकांक, है कि नहीं, चक्ति का प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं m बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल का। अब देखिए इस अक्ष के परितः यदि चक्ति का हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है तो मुझे ये मानना होगा बच्चों कि ये चक्ति जो होती है अनेक छोटे छोटे, है कि नहीं, चक्तियों से मिलकर के बनी होती है, अनेक छोटे छोटे। इसका मतलब है केंद्र से हम छोटा सा चक्ति काटेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, काटते काटते एक बड़े आर त्रिज्या का हमको चक्ति प्राप्त होगा। तो इस अक्ष के परितः हमको चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग ये कल्पना करते हैं कि चक्ति में एक छोटा सा अल्पांश है, या काटते हैं हम लोग इस प्रकार, चक्ति में एक छोटा सा अल्पांश हम लोग काटते हैं बच्चों इस प्रकार, है कि नहीं, इस प्रकार अल्पांश काटते हैं। पहले इस छोटे से अल्पांश का, है ना, अर्थात ये छोटे से चक्ति का हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि पहले इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे चक्ति का हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि बच्चों कि ये जो चक्ति मैंने जो अल्पांश भाग काटा है कि वो केंद्र से उसकी दूरी x है, तथा इसकी जो मोटाई है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं मोटाई है, इसकी मोटाई हम लोगों ने क्या माना, dx मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, देखिए चक्ति का जड़त्व आघूर्ण, है ना, चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, है ना, इसके केंद्र से, है कि नहीं, इसके केंद्र से x दूरी पर, इसके केंद्र से x दूरी पर dx मोटाई का, है ना, dx मोटाई का एक, है कि नहीं, dx मोटाई का एक अल्प अंश काटा या अल्पांश काटा, है ना। अब हमको बताइए कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होता है, काटा है। देखिए इस अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, इस अल्पांश का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं बच्चों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि, है ना, इस अल्पांश का परिधि और गुना इसकी क्या हो जाएगी, मोटाई, वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अल्पांश का परिधि और गुना मोटाई, इसको हम लोग क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अल्पांश की परिधि कितनी होती है, हम लोग जानते हैं 2 पाई x, क्योंकि ये x दूरी पर है, यदि है तो ये x इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये 2 पाई x और इसकी मोटाई हो गई dx, तो ये क्षेत्रफल हो गया बच्चों। तो अब क्षेत्रफल यदि निकल गया तो इसका हम लोग द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इस अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। देखिए इस अल्पांश का द्रव्यमान, है ना, इस अल्पांश का द्रव्यमान, तो हम लोग प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान तो ज्ञात कर लिए हैं बच्चों, m बाई पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म से गुना कर देंगे तो हमको इस, है ना, क्षेत्रफल का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखिए m बाय, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x और ये हो गया dx, है ना। तो इसका अल्पांश का द्रव्यमान निकल गया। द्रव्यमान यदि निकल गया तो देखिए अब अक्ष से इस अल्पांश की दूरी कितनी है, x, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। इसका द्रव्यमान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ये जो अल्पांश मैंने काटा इसका द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लिए, और अक्ष से दूरी है x, तो इसके अक्ष से दूरी से इसको यदि गुना कर देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो लिखेंगे अल्पांश का, देखिए अल्पांश का, है ना, देखिए अल्पांश का अक्ष a डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, m बाय, ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx इंटू, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे बच्चों, अरेंज करेंगे तो ये मिलेगा 2m बाय आर स्क्वायर एक्स क्यूब और dx। अब देखिए संपूर्ण चक्ति का हम लोग जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आप जान सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो मैंने अल्पांश काटा है इसमें x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, हम लोग कहाँ से कहाँ तक अल्पांश काट सकते हैं। तो इस केंद्र से लेकर के इसकी परिधि तक हम लोग एक अल्पांश ऐसा काट सकते हैं। इसका मतलब x का वेरिएशन केंद्र में 0 हो जाएगा और यहाँ पर r होगा, नहीं, केंद्र पर x का मान 0 हो जाएगा और परिधि पर, मतलब चक्ति का परिधि पर x इज
इक्वल टू आर हमको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि जड़त्व आघूर्ण का मान हम लोग x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू आर तक प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण चक्ति का जड़त्व आघूर्ण। देखिए संपूर्ण चक्ति का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण चक्ति का जड़त्व आघूर्ण। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है 0 से लेकर के r तक, तो ये हो जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर डी, है कि नहीं, एक्स क्यूब, और यहाँ होगा dx। तो देखिए कांस्टेंट टर्म सब जो है हम लोग उसको बाहर कर देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, तो 2m बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये dx का हो जाएगा, है ना। और लिमिट हो गया 0 से r तक। तो इसका हम लोग चलिए इंटीग्रेशन करेंगे और हम लोग इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 4/4, 0 से लेकर के r तक। अब बारी बारी से एक बार r को x के जगह में रखेंगे, एक बार, है ना, 0 को x के जगह में रखेंगे। लिमिट सेटिस्फाइड कराना हम लोगों को यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 2m बाय यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, एक बार r टू द पावर 4 बाय यहाँ पर हो जाएगा 4, एक बार 0 संतुष्ट करेगा तो 0/4, तो 0 इज इक्वल टू ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देख पा रहे हैं कि 2m r टू द पावर 4/4 इंटू आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग r से कैंसिल करेंगे और 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स हो जाएगा। तो i का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा बच्चों, तो हम लोगों को मिलेगा mr²/2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चक्ति से यदि उसके सतह के लंबवत यदि कोई अक्ष गुजरता है तो उस चक्ति का जड़त्व आघूर्ण mr² हमको 2 प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक चक्ति लिया, इसके सतह से, सतह के लंबवत एक हम लोगों ने, है ना, अक्ष इससे गुजारा, तो इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परितः हमको प्राप्त हो गया mr²/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी एक बार व्यास के परितः निकालेंगे, एक बार स्पर्श रेखा के परितः निकालेंगे, है कि नहीं, एक बार लंबवत स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर केस में इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में उसको हम लोग देखेंगे बच्चों। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, चक्ति का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए चक्ति का, है कि नहीं, देखिए चक्ति का, है ना, उसके व्यास के परितः, चक्ति का उसके व्यास के परितः, है कि नहीं, व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है कि नहीं। तो आप एक चक्ति को पहले यहाँ पर बना लीजिए। अभी हम लोगों ने, है ना, इसके लंबवत जो अक्ष गुजर रहा था, इसका मतलब है कि सतह से जो लंबवत अक्ष गुजर रहा था उसके परितः इसका जड़त्व आघूर्ण हम लोगों ने ज्ञात किया। तो इसका व्यास कुछ इस प्रकार भी हो सकता है बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि ये एक क्या है, व्यास है चक्ति का, और दूसरा व्यास इस प्रकार है, दोनों को हम लोग मान लेंगे। इसको हम लोग अक्ष के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं, ये x डैश हो गया और ये y और y डैश हो गया बच्चों, इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं। और आप जो इस सतह के लंबवत अक्ष गुजर रहा है बच्चों, उसको आप लोग z डैश भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि z डैश हमेशा सतह पर लंब होता है। और ये तीनों अक्ष, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस जस्ट परपेंडिकुलर होता है बच्चों। आप लोग बनाते हैं इस प्रकार, तीन अक्ष बनाते हैं बच्चों इस प्रकार, ये ना, ये क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया। तो z अक्ष हमेशा क्या होता है बच्चों, इस प्रकार लंब होता है, हम लोग जानते हैं, ये ना। और ये दोनों अक्ष ये भी लंब है, x अक्ष और y अक्ष ये दोनों आपस में लंब होते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए लंबवत अक्ष का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो है लंबवत अक्ष है। ये z एक्सिस, इसके पिता हम लोग जो आघूर्ण ज्ञात कर चुके हैं बच्चों, जिसका मान mr²/2 होता है ना। और ये दोनों इसका व्यास है, x डैश और y डैश इसका व्यास है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माना चक्ति का, देखिए चक्ति में दो लंबवत व्यास, है कि नहीं, चक्ति में दो लंबवत व्यास x डैश तथा y डैश लिया, जो x, है ना, जो क्रमशः, है कि नहीं, जो क्रमशः x तथा y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लंबवत अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए लंबवत अक्ष के प्रमेय से, है कि नहीं, लंबवत अक्ष के प्रमेय से
है ना। लंबवत अक्ष का प्रमेय हमको क्या बताता है बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया था, है ना। लंबवत अक्ष का प्रमेय कहता है कि किसी भी, है कि नहीं, दृढ़ पिंड से होकर लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान अन्य दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है कि नहीं। हमने पहले बताया था कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसी चक्ति के सतह पर है और जेड और जेड एस इससे लंबवत गुजर रहा है ना। तो यहाँ पर लंबवत अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या होता है ना। देखिए आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, और ये आई एक्स 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 डैश व्यास के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण है, और आई वाई जो है वाई वाई डैश अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण है। चूंकि व्यास के परितः, है ना, इस चक्ति का जड़त्व आघूर्ण समान होगा, इसलिए ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्योंकि ये दोनों उसका व्यास है और व्यास के परितः चक्ति का जड़त्व आघूर्ण समान होता है। और जेड जेड एस अक्ष के परितः मैंने तो जड़त्व आघूर्ण का मान अभी तुरंत ज्ञात किया है कि लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः इसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय, है ना, बाय 2 होगा। तो सुविधा के लिए बच्चों हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, आई डी, है ना, डायमीटर, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर हम लोग जानते हैं। तो आई एक्स को भी आई डी मान लिए, आई वाई को भी हम लोग आई डी मान लिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी प्लस ये आई डी हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 आई डी। तो डेट सिंप्लाइज आई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो मैंने व्यास के परितः चक्ति का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों ने एम आर स्क्वायर बाय 4 ज्ञात कर लिया। तो अब हम लोग देखिए इसमें स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे, है कि नहीं। देखिए चक्ति का उसके व्यास, है ना, स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, है ना, चक्ति का उसके व्यास के परितः, है कि नहीं, चक्ति का उसके व्यास के परितः तो हम लोग ज्ञात कर लिए बच्चों, स्पर्श रेखा के परितः हम लोग निकालेंगे। देखिए स्पर्श रेखा के परितः, है ना, चक्ति का उसके स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण के परितः जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है बच्चों, है कि नहीं। देखिए हम लोग एक फ़ोटो बना करके इसको समझने का प्रयास कर देते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक मेरा चक्ति है और ये इसका एक व्यास है कि नहीं। कोई भी एक व्यास में मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्स डैश ही व्यास है या वाई वाई डैश व्यास है, और एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ से डाल दिया, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो स्पर्श रेखा है तो इसका हम लोग नाम टी टी डैश मान लेते हैं, टेंजेंट है, और इस दोनों के बीच की दूरी आर है, ये व्यास है बच्चों, है ना, ये चक्ति का व्यास है और ये स्पर्श रेखा है ना। आप लोग जानते हैं कि व्यास केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं व्यास बच्चों, है ना, और स्पर्श रेखा इस चक्ति को मात्र स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी जस्ट त्रिज्या ही होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे देखिएगा, है ना, हम लोग यहाँ पे देखिए माना एक्स एक्स डैश चक्ति का व्यास है, एक्स एक्स डैश चक्ति का व्यास है, चक्ति का व्यास है, तथा टी टी डैश है कि नहीं, टी टी डैश क्या है, देखिए स्पर्श रेखा है, टी टी डैश स्पर्श रेखा है, टी टी डैश स्पर्श रेखा है। देखिए इस रेखा के अनुदिश, है कि नहीं, इस रेखा के अनुदिश है कि नहीं, चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है कि नहीं, चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, चक्ति का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गया, है कि नहीं। चक्ति का व्यास और चक्ति की स्पर्श रेखा दोनों आपस में समांतर है, अतः हम लोग यहाँ पर समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए समांतर अक्ष के प्रमेय से, है कि नहीं, समांतर अक्ष के प्रमेय से, है कि नहीं, समांतर अक्ष के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, समांतर अक्ष का प्रमेय क्या होता है बच्चों। इससे पहले हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार, है ना, किसी भी दृढ़ पिंड से गुजरने वाले अक्ष के परितः, है ना, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना, उस पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, है ना, जड़त्व क्या बोलते हैं, पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देख चुका था। तो हम लोग डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। देखिए स्पर्श रेखा के
पैता उसका जो है तो आघूर्ण मैंने आई टी मान लिया, और एक्स एक्स डैश चूंकि इसका व्यास है, हम लोगों ने व्यास के पैता इसका जो है तो आघूर्ण निकाला है आई डी, और इस चक्ति का जो है तो आघूर्ण हम लोगों ने एम माना है, और दोनों के बीच की दूरी आर है, तो यहाँ क्या हो गया एम आर स्क्वायर। तो हम लोग व्यास के परिता सॉरी है ना स्पर्श रेखा के पैता इसका जो है तो आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए व्यास के पैता इसका जो तो आघूर्ण का मान मैंने ऊपर ही ज्ञात कर चुका हूँ बच्चे, है ना कि एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, तो आई डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये कितना हो जाएगा देखिए एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो गया एम आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाय 4 हमको प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार। तो ये क्या निकल गया स्पर्श रेखा के पैता उसका जो आघूर्ण का मान निकल गया। अब हम लोग देखिए एक और केस इसमें लेंगे जिसमें क्या होगा कि इसमें जो स्पर्श रेखा गुजरेगी, लेकिन वो स्पर्श रेखा है ना लंबवत जो है चक्ति को स्पर्श करती हुई नजर आएगी, लंबवत है कि नहीं, लंबवत स्पर्श करते हुए। ये तो इस प्रकार था बच्चों, इस प्रकार मैंने स्पर्श रेखा खींचा। अब स्पर्श रेखा खींचेंगे ये इस प्रकार इससे गुजरेगी, है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि चक्ति से इस प्रकार यदि लंबवत कोई अक्ष गुजरता है तो उसको हम लोग जेड जेड डैश नाम दिए हैं, और इस प्रकार यदि स्पर्श रेखा गुजरेगी तो उसको हम लोग है ना एन एन नाम देंगे, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट है वो, है ना लंबवत स्पर्श रेखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए चक्ति का उसके लंबवत स्पर्श रेखा के परिता जो है तो आघूर्ण, है कि नहीं, चक्ति का है ना चक्ति का उसके लंबवत, है कि नहीं, चक्ति का उसके लंबवत स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, है ना लंबवत स्पर्श रेखा के परितः, लंबवत स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। चक्ति का उसके लंबवत स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले देखिए एक चक्ति लेते हैं इस प्रकार, है कि नहीं, इससे हम लोग पहले एक जेड जेड एस अक्ष इससे गुजारते हैं बच्चों इस प्रकार। मान लेते हैं कि ये जेड जेड ये कौन सा अक्ष हो गया जो चक्ति से लंबवत गुजर रहा है, इसकी सतह इस प्रकार है और उस पर इस प्रकार अक्ष गुजर रहा है। और यहाँ से एक हम अक्ष और लेंगे जो कि इससे लंबवत ही गुजर रहा है बच्चों, हमें कॉपी में लंबवत दिखा नहीं सकता हूँ इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिया। आप लोग समझिए कि चक्ति से ये अक्ष इस प्रकार गुजर रहा है कि नहीं, ये लंबवत इसको स्पर्श करते हुए नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग ये लंबवत गुजर रहा है इसीलिए इसका नाम दे देते हैं एन, और ये हो गया एन डैश, है कि नॉर्मल गुजर रहा है लंबवत गुजर रहा है, और इस अक्ष का नाम हो गया जेड जेड डैश। तो मान लेते हैं कि देखिए माना देखिए चक्ति से, है कि नहीं, चक्ति से देखिए उसके, है ना, चक्ति से उसके लंबवत, है कि नहीं, चक्ति से उसके लंबवत स्पर्श रेखा, लंबवत स्पर्श रेखा, लंबवत स्पर्श रेखा के अनुदिश, लंबवत स्पर्श रेखा के अनुदिश एन एन डैश अक्ष गुजरता है कि नहीं, एन एन डैश अक्ष गुजरता है जो, है ना, जो चक्ति के, देखिए जो चक्ति के केंद्र, है कि नहीं, जो चक्ति के केंद्र से लंबवत गुजरने वाले अक्ष, केंद्र से लंबवत, है ना, गुजरने वाले अक्ष, लंबवत गुजरने वाले अक्ष जेड जेड डैश के समांतर है कि नहीं, जेड जेड डैश के समांतर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि वो समांतर कैसे है। मान लेते हैं कि ये चक्ति का, है कि नहीं, देख पा रहे होंगे कि ये केंद्र से होकर के गुजर रहा है इस प्रकार, है कि नहीं, और स्पर्श रेखा उसका इस प्रकार गुजर रहा है। तो देखिए दोनों समांतर है, ये जेड जेड डैश अक्ष हो गया बच्चों और ये उसका एन एन डैश अक्ष हो गया। इस अक्ष के परितः हमको जो आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये दोनों समांतर होगा और दोनों के बीच की दूरी जस्ट वही होगी जो चक्ति की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो देखिए समांतर अक्ष के प्रमेय से, है ना, समांतर अक्ष के प्रमेय से, समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है, हमको इसके परितः जो आघूर्ण का मान निकालना है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, आई एन। अब हम लोग इसके परितः तो निकाल चुके हैं, जेड जेड एस अक्ष के परितः जो आघूर्ण का मान निकाले बच्चों, तो इसको हम लोग नाम भी दिए हैं आई जेड, प्लस इस चक्ति का द्रव्यमान है एम, है ना, और इसकी दूरी है आर, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर। ये समांतर अक्ष का प्रमेय हो गया। तो आई जेड का मान हम लोग निकाले हैं बच्चों, इसका वैल्यू को हम लोग रखेंगे, क्या निकाले हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 निकाले हैं, और ये भी हो गया मेरा एम आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व यदि कर दें बच्चों तो हम लोगों को इक्वेशन प्राप्त हो जाता है 3 एम आर स्क्वायर
बाई 2। तो ये इक्वेशन हमको प्राप्त होता है, जो कि चकती का उसके लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परिता या स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण होता है। तो ये 4-5 कंडीशन मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया बच्चों, उसका जड़त्व आघूर्ण को भी मैंने दिखाया। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बच्चों कि मैंने क्या क्या बातें आप लोगों को बताई हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक चकती है, इससे लंबवत जो अक्ष गुजर रहा है बच्चों, जिसका नाम हम लोगों ने जेड डैश दिया, इसके पैता जो तो आघूर्ण का मान कितना निकला था, तो mr²/2 निकला था। तो इसके व्यास के पैता जो तो आघूर्ण हम लोगों ने निकाला बच्चों, इस प्रकार इसके व्यास के पैता जो तो आघूर्ण का मान निकाला वो क्या निकला, mr²। डेट मीन्स ID = mr²/4 निकाला। अब हम लोग क्या किए कि इसके स्पर्श रेखा के पैता जो तो आघूर्ण का मान हम लोग निकाले। तो स्पर्श रेखा के पैता जो तो आघूर्ण का मान mr² यहाँ पर 4 हमको प्राप्त हो गया बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग इसे लंबवत जो इससे अक्ष गुजर रहा था स्पर्श रेखा के पैता, लंबवत स्पर्श रेखा, तो उसका हम लोग जो तो आघूर्ण का मान निकाल लिया बच्चों 3 है ना, mr²/2। इस प्रकार हम लोगों ने 4 कंडीशन में हम लोग चकती का जो तो आघूर्ण का मान निकाला। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे प्रकार का शेप लेते हैं बच्चों, और उस शेप में हम लोग जो तो आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा एक शेप लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो एक हम लोग क्या लेते हैं, छड़ है कि नहीं, एक रॉड ले लेते हैं, उस रॉड का हम लोग जो तो आघूर्ण का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए छड़ का जड़त्व आघूर्ण है कि नहीं, छड़ का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड हम लोगों को निकालना है। तो देखिए रॉड में आप अक्ष 2 प्रकार से गुजार सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये एक मेरा छड़ है, कलम को देख लीजिए। तो इसमें 2 प्रकार के अक्ष, एक अक्ष क्या हो सकते हैं कि इस कलम के बीचों बीच होकर के गुजर सकते हैं, इस अक्ष के अबाउट ये घूर्णन गति कर सकता है, ये अक्ष है। और एक अक्ष क्या हो सकता है बच्चों कि इसके एक किनारा सा होकर के गुजरेगा इस प्रकार, और इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर 2 तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो छड़ का सबसे पहला जो कंडीशन होगा बच्चों, हम लोग ये चीज देखेंगे कि छड़ के एक सिरा से होकर जब अक्ष गुजरता है तो उस अक्ष के पैता उसका जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा। देखिए छड़ के बात समझिएगा कि छड़ के एक सिरा से होकर, देखिए छड़ के एक सिरा से होकर, छड़ के एक सिरा से होकर गुजरने वाले अक्ष है ना, गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण, गुजरने वाले अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सा बात है, एक अक्ष मैं यहाँ पर बनाता हूँ बच्चों, और एक छड़ देखिए इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार छड़ बनाते हैं है ना। तो इस अक्ष का नाम हम लोग दे देते हैं बच्चों एक्सिस है, इसीलिए ए डैश इसका अक्ष का नाम दे देते हैं। इस छड़ की लंबाई कितनी है, तो इस छड़ की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार है ना। तो अब इस छड़ का द्रव्यमान कितना है, तो छड़ का द्रव्यमान हम लोग m मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि माना, देखिए माना m द्रव्यमान का, देखिए माना m द्रव्यमान का है कि नहीं, माना m द्रव्यमान का एक छड़ है ना, एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है ना। इसके एक सिरा, देखिए इसके एक सिरा से होकर है कि नहीं, देखिए इसके एक सिरा से होकर, इसके एक सिरा से होकर ए डैश अक्ष गुजर रहा है ना, इसके एक सिरा से होकर अक्ष ए डैश गुजर रहा है, एक सिरा से होकर अक्ष ए डैश गुजर रहा है। बात समझ में आ गया बच्चों। तो अब यहाँ पर बात समझिए कि छड़ का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, छड़ का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो देखिए छड़ का है कि नहीं, देखिए यहाँ पर छड़ का है ना, छड़ का प्रति एकांक, छड़ का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, छड़ का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं है ना, m/l एकांकी नियम से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि l लंबाई का द्रव्यमान, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे निकालिए। यदि छड़ का l लंबाई है तो उसका द्रव्यमान m है, तो l लंबाई का द्रव्यमान m है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/l। इसी प्रकार मैंने सब कुछ में लिखा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होता है, प्रति एकांक
आयतन का द्रव्यमान कितना होता है या प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होता है। तो यही फॉर्मूला का उसमें प्रयोग हम लोगों ने किया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इस अक्ष के पैता इसका जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए एक छड़ के एक छोटे से भाग को मैंने काट लिया, लेकिन यह उसका कल्पना किया छोटे से भाग जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, dx है कि नहीं, जिसकी लंबाई dx है। और ये लंबाई मैंने कितनी अक्ष से कितनी दूरी पर कल्पना किया है, तो x दूरी पर मैंने कल्पना किया है कि नहीं। कह सकते हैं कि अक्ष ए डैश से x दूरी पर छड़ पर एक dx लंबाई का एक अल्पांश काटा, लंबाई है छोटा सा। अब इस लंबाई का हम लोग जो है तो आघूर्ण इस अक्ष के पैता ज्ञात कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो संपूर्ण छड़ का निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए माना देखिए अक्ष से देखिए ए डैश अक्ष से x दूरी पर डैश अक्ष से x दूरी पर dx लंबाई का एक अल्पांश काटा है कि नहीं, dx लंबाई का एक अल्पांश काटा। अब बताइए कि इस लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों। हम लोग ने प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, इसको dx से गुना करेंगे तो उसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। देखिए अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि m/l और ये हो जाएगा dx है कि नहीं। अब इस अल्पांश का द्रव्यमान ज्ञात हो गया, अक्ष से दूरी x है तो अक्ष के पैता इसका जो तो आघूर्ण कितना होगा, तो लिखेंगे अल्पांश का अक्ष ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों। हम लोग जानते हैं कि m/l dx ये द्रव्यमान हो गया और दूरी कितनी है x² से इसको गुना करेंगे तो ये जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो गया। अब तो ये तो उसका अल्पांश का निकल गया था, अब लिखेंगे संपूर्ण का है कि नहीं, संपूर्ण छड़ का। तो संपूर्ण छड़ का जो हम लोग निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण उसमें x का वेरिएशन होगा बच्चों कि x का कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं कि देखिए x का मान एक बार x = यहाँ पर 0 हो सकता है और x बराबर यहाँ पर l। इसका मतलब इस अल्पांश को हम लोग x = 0 से लेकर के x = l लंबाई का काट सकते हैं। यदि यहाँ पर काटेंगे तो 0 होगा, यहाँ से तक काटेंगे तो x = l। तो इसका मतलब इस अल्पांश को हम लोग 0 से लेकर के l तक लंबाई का काट सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे वो 0 से लेकर के l तक हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे अब संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण। देखिए अब संपूर्ण है ना, अब संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के l तक है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान पहले m/l dx इंटू ये हो जाएगा x²। कांस्टेंट टर्म इसमें बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, m/l इंटीग्रेशन 0 से लेकर के l और ये हो गया x² dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन करके देखेंगे तो ये हो जाएगा m/l, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और 0 से लेकर के हो जाएगा l। तो यहाँ क्या हो गया m/l, देखिए l अब x को एक बार l संतुष्ट करेगा, एक बार x को एक बार 0 संतुष्ट करेगा। तो यदि l संतुष्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, l³/3 हो जाएगा, 0 संतुष्ट करेगा तो यह हो जाएगा 0/3। तो इसका वैल्यू तो क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते ही हैं इसका वैल्यू 0 होता है। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए m/l इंटू l³/3। तो l से l कटेगा तो डेट सिंप्लाइज I = हमको प्राप्त हो जाएगा ml²/2। तो याद रखिएगा कि छड़ का एक सिरा से होकर के गुजरने वाले अक्ष के पैता उस छड़ का जड़त्व आघूर्ण का मान ml²/2 होता है। तो अब हम लोग दूसरा केस में देखेंगे कि जब छड़ के बीचों बीच यदि अक्ष गुजरता है तब उस स्थिति में उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। हम लोग तो एक सिरा यहाँ से उसका अक्ष गुजारे हैं बच्चों, अब अक्ष यदि छड़ के बीचों बीच से होकर के गुजरेगा तो उसका जड़त्व आघूर्ण का मान कैसे होगा हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं उसको। तो देखिए एक छड़ है, हम लोग मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार, ये एक छड़ है और उसके बीचों बीच होकर के एक अक्ष ए डैश गुजर रहा है। तो इस अक्ष के परितः हम लोग इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए माना m द्रव्यमान है ना, माना m द्रव्यमान
m द्रव्यमान तथा l लंबाई, है ना, माना m द्रव्यमान तथा l लंबाई का एक छड़ है कि नहीं, एक छड़ है, छड़ है ना, तथा छड़ है तथा इसके गुरुत्व केंद्र, है ना, छड़ के तथा इसके गुरुत्व केंद्र से, है ना, तथा इसके गुरुत्व केंद्र से होकर, है ना, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर एक अक्ष ए डैश, एक अक्ष ए डैश गुजर रहा है ना, एक अक्ष ए डैश गुजर रहा है, इसके अक्ष से होकर, है ना, गुरुत्व केंद्र से होकर इसका एक, है ना, क्या गुजर रहा है, एक अक्ष ए डैश गुजर रहा है। इसी अक्ष के परितः, देखिए इसी अक्ष के परितः, इसी अक्ष के परितः, है ना, छड़ का जड़त्व आघूर्ण, छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है ना, इसी अक्ष के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आप समझ में आ गया बच्चों। तो यदि अक्ष से गुजरेगा तो इसकी लंबाई आधी आधी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा l/2 और ये हो जाएगा मेरा l/2, ये दोनों l/2 डिवाइड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिए माना, है ना, देखिए माना, देखिए छड़ के प्रति एकांक, माना छड़ का प्रति एकांक, है कि नहीं, छड़ का, माना छड़ का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, छड़ का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/l होगा। अब जड़त्व आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए जैसे हम लोग पहले ज्ञात किए वैसे ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से, है नहीं, एक हम लोग अल्पांश काटते हैं बच्चों, एक अल्प अंश हम लोग यहाँ से काटेंगे, जिसकी मोटाई कितनी होगी, ये dx होगी, और यहाँ से मैंने इसकी दूरी कितनी ले ली, x, है कि नहीं, x दूरी पर ये अल्पांश मैंने काटा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए, है ना, जड़त्व आघूर्ण का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए, है ना, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए अक्ष, है कि नहीं, अक्ष ए डैश से, अक्ष ए डैश से x दूरी पर dx लंबाई का, ना मोटाई का नहीं, dx लंबाई का एक अल्पांश काटा, है कि नहीं, एक अल्पांश एलिमेंट्री पोर्शन जिसको कहते हैं काटा, है कि नहीं, एक अल्पांश काटा। अब बताइए कि इस अल्पांश का द्रव्यमान कितना होगा, जस्ट प्रति एकांक लंबाई के साथ हम लोग इसको गुना कर देंगे तो इसका द्रव्यमान हमको पता चल जाएगा। तो लिखेंगे कि dx लंबाई के अल्पांश का, है ना, dx लंबाई के अल्पांश का द्रव्यमान, dx लंबाई के अल्पांश का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो m/l इंटू dx हो जाएगा। अब लिखेंगे कि इस अल्पांश का अक्ष ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण, हम लोग जानते हैं कि इस अल्पांश का अक्ष से दूरी कितनी है, x, तो जड़त्व आघूर्ण भी निकाल सकते हैं। इसका द्रव्यमान मैंने ज्ञात कर लिया m/l dx, और इसकी दूरी x है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/l dx इंटू x स्क्वायर, हम लोग जानते हैं mr स्क्वायर होता है ना, तो m द्रव्यमान और अक्ष से दूरी का वर्ग होता है। तो लिखेंगे अल्पांश का, देखिए अल्पांश का, है कि नहीं, अल्पांश का अक्ष ए डैश, अल्पांश का अक्ष ए डैश के परितः, अल्पांश का अक्ष ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा m/l dx इंटू x स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग संपूर्ण छड़ का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिमिट लेना पड़ेगा बच्चों। देखिए संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण, है ना, संपूर्ण छड़ का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो संपूर्ण छड़ का इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, अब लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन लिमिट की और हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। तो थोड़ा सा देखिएगा कि देखिए ये मान लेते हैं अक्ष है, तो अक्ष से हम लोग राइट साइड जाएंगे तो ये लेंथ इसका पॉजिटिव हो जाता है बच्चों और ये नेगेटिव हो जाता है ना। तो इंटीग्रेशन का एक रूल्स है कि यदि हम लोग लेफ्ट साइड से यदि राइट साइड की और यदि इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लेकर के, तो इसका ये साइड का लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा और
इस साइड का लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर धनात्मक दिशा में हम लोग अल्पांश काट सकते हैं, तो इधर अक्ष से ऋणात्मक दिशा में अल्पांश हम लोग काट सकते हैं। तो है ना, तो लिमिट हम लोग कितना लेना पड़ेगा, -l/2 से -l/2 से +l/2 तक हम लोग इसका लिमिट लेंगे, है ना। तो संपूर्ण छड़ का जो तो आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार लेंगे -l/2 से +l/2। इसका मतलब हो गया कि उस अक्ष से बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए m/l, ये हो जाएगा dx × l²। सभी कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सिर्फ m/l है, तो m/l को हम लोग बाहर कर देंगे। माइनस कहाँ से हो गया, l/2 से +l/2 होगा, x² इंटू यहाँ पर dx होगा। तो चलिए हम लोग लिमिट ले लेते हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, x³/3 हो जाएगा, -l/2 से +l/2 तक होगा। तो डेट सिंप्लाइज ये हो जाएगा m/l, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसका पुट करेंगे वैल्यू, तो 3 को भी हम लोग बाहर ही कर देते हैं बच्चों, सुविधा के लिए 3 को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए l³ और 2 का वर्ग करेंगे, q का करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। बीच में माइनस होता है तो फिर माइनस एक बार सेटिस्फाई करेगा तो -l³ यहाँ पर हो जाएगा 8। इस प्रकार हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा m/3l। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो m³/8 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा l³/8। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m/3l मिला और l³/8 तो ये कितना हो गया, 2l³/8 हो जाएगा। तो 2 से इसको हम लोग काटेंगे, 4 टाइम्स कटेगा। तो डेट सिंप्लाइज अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और यहाँ से l भी पावर कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए m, ये मिल गया l² और 4 × 3 कितना हो गया, 12। तो ये I हमको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ हम लोगों को मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं। आप लोग देखे होंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब हमको मिला, जब उस छड़ के बीचों बीच जब अक्ष गुजर रहा था तब इसका जड़ तो आघूर्ण का मान हमको प्राप्त हो गया। लेकिन छड़ के जब एक सिरा से जब होकर के, है ना, जब इसका अक्ष गुजर रहा था बच्चों, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ml²/2 हो रहा था, है कि नहीं। तो कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब इसमें अक्ष में परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि यदि कोई अक्ष यदि इससे गुजरेगा तो ज़्यादा रोटेशन किस अवस्था में हो सकता है, यदि उसके एक सिरा में होकर के अक्ष से होकर के इस यदि छड़ को घुमाया जाए और उसके बीचों बीच से होकर के यदि एक अक्ष गुजारा जाए और उसको घुमाया जाए यदि छड़ को, तो किस अवस्था में छड़ ज़्यादा रोटेट करेगा। तो आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, है ना, समीकरण को देख करके ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में ज़्यादा रोटेट करेगा। तो अंदाजा, है ना, सिंपल सा बात है, जब उसके एक सिरा से होकर के जब छड़ गुजारा जाए और इस छड़ को इस अक्ष के अबाउट चक्कर लगाया जाए तो इस अवस्था में छड़ ज़्यादा रोटेट करेगा, क्योंकि इस अवस्था में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होती है कि नहीं। और जब उसके बीचों बीच से छड़ गुजारा जाए और जब इस छड़ को रोटेट कराया जाए तो इसमें कम रोटेट करेगा, है कि नहीं, कम। तो इसका मतलब है कि इस अवस्था में इस छड़ के अनुदिश, है कि नहीं, इस छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, अतः गति भी कम होगी, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समीकरण को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस अक्ष के सापेक्ष या उस पदार्थ के किस अवस्था से होकर के यदि अक्ष गुजारा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कर सके। तो ये तो था बच्चों आपका, क्या कह सकते हैं कि छड़ का जड़त्व आघूर्ण। और एक तरह का जड़त्व आघूर्ण हम निकालेंगे बच्चों आज को, है ना, वो है बेलन का जड़त्व आघूर्ण, है ना। बेलन का जड़त्व आघूर्ण हम लोग निकालेंगे। तो कौन सा बेलन, ठोस बेलन। बेलन की 2 अवस्था में हम लोग जड़त्व आघूर्ण को ज्ञात करेंगे बच्चों। एक है ना, खोखला बेलन का, होलो, है ना, सिलेंडर का, और एक है सॉलिड सिलेंडर का हम लोग जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहेंगे और इस वीडियो का आनंद लीजिए कि देखिए बेलन, कौन सा बेलन है, तो ठोस बेलन है ना। ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है बच्चों, आसानी से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि ठोस बेलन का, है ना, उसके अक्ष से, है कि नहीं, ठोस बेलन का भी अपना अक्ष होता है बच्चों, कि जो कि बेलन के जस्ट उसके, है ना, लंबवत सेंटर से होकर जो कि गुजरता है वही उसका अक्ष होता है। मैं बना देता हूँ फोटो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये एक बेलन है, इस प्रकार देखिए, ये एक छोटा सा ही बेलन मैं बना रहा हूँ बच्चों, इस प्रकार ये बेलन है कि नहीं, ये ठोस है, अर्थात इसमें पदार्थ भरा हुआ है, इस प्रकार ये ठोस बेलन है ना।
ये ठोस बेलन है और इससे एक अक्ष इसके जस्ट बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है ना। इसकी द्रव्यमान कितनी है? इसकी द्रव्यमान m है। इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? इसकी त्रिज्या को भी हम लोग मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है। ये इसकी त्रिज्या हो गई r, है ना। तो हम लोग चलिए इसकी लंबाई भी मान लेते हैं कि चलिए इसकी लंबाई कितनी होगी? इस बेलन की लंबाई भी l है, तो मान लेते हैं। अब इस अक्ष के पैता, इसका अक्ष का भी नाम देते हैं बच्चों की, इस अक्ष का नाम a डैश है। तो मान लेते हैं, देखिए माना एक ठोस बेलन, माना एक बेलन है या ठोस ये बेलन भी कह सकते हैं। माना एक ठोस बेलन है जिसका द्रव्यमान m, एक ठोस बेलन है जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r है ना, त्रिज्या r तथा लंबाई l है, तो इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, बता सकते हैं? बेलन का आयतन, तो इस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो देखिए प्रति एकांक है कि नहीं, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, जैसे मैंने आप लोगों को एकांकी यूनिटी रूल से बताया उसी प्रकार निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए इस बेलन का जड़त्व आघूर्ण का मान ए डैश अक्ष के पैता ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें से एक अल्पांश काटेंगे बच्चों, है कि नहीं। देखिए इसमें से हम लोग एक अल्पांश काटते हैं, तो एक अल्पांश हम लोग यहीं से काटेंगे बच्चों। एक थोड़ा सा देखिए यहाँ से फोटो को अच्छी तरह से आप लोगों को बनानी होगी। एक अल्पांश इस प्रकार हम लोग काटते हैं, क्योंकि ये ठोस है इसीलिए मैंने इस प्रकार अल्पांश यहाँ पर काट रहा है। अब देखिए ये अल्पांश मैंने इसमें काटा बच्चों इस प्रकार, है कि नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें से मैंने इस प्रकार एक अल्पांश काटा और अक्ष से इस अल्पांश की दूरी कितनी है, x मैंने मान लिया, और इस अल्पांश की जो मोटाई मैंने लिया वो मोटाई कितनी हो गई, dx हो गया, है ना। तो ये इस अल्पांश को हम लोग कहाँ से, अक्ष से छोटे से बेलन से काटते 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 हम लोग एक बड़े बेलन r त्रिज्या तक के अल्पांश को हम लोग काट सकते हैं। मैंने बेलन को आप लोग कह सकते हैं कि कई प्रकार के, है ना, सम अक्षीय बेलन में को एक्सियल सिलेंडर के रूप में हम लोग बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटा बेलन देख प्रकार है, मान लीजिए छोटा बेलन, इसके ऊपर एक बेलन, इसके ऊपर एक बेलन, इसके ऊपर, तो ये बड़ा बेलन हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार ये भी है। तो अक्ष के अनुदिश एक छोटा सा बेलन, उसके ऊपर एक बेलन, उसके ऊपर एक बेलन, काटते काटते जो है एक बड़ा बेलन मुझे प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि एक ठोस बेलन को हम लोग अनेकों, है ना, समाक्षीय बेलन के रूप में, जो एक ही अक्ष पर बेलन होते हैं उसको समाक्षीय बेलन कहते हैं, समाक्षीय बेलन के रूप में विभाजित कर सकते हैं, जिसकी त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के r तक हो सकती है। इसका मतलब ये x का मान यदि हम लोग इस अक्ष के निकट यदि एक छोटा सा बेलन काटेंगे तो वो लगभग 0 के बराबर होगा, तो उसकी त्रिज्या 0 हो जाएगी। और एक बेलन, हम बड़े बेलन को काटते हैं जिसकी त्रिज्या r हो सकती है, तो इसका मतलब है कि इस अल्पांश को हम लोग अक्ष से लेकर के उसके परिधि तक हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान, देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान बेलन के अक्ष से, बेलन के अक्ष, ये बेलन का अक्ष होता है ना, लंबाई है ना। देखिए जड़त्व आघूर्ण का मान बेलन के अक्ष से होकर गुजरने वाले, बेलन के अक्ष से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः, है ना, अक्ष से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, है ना, पहले भी लिख चुके हैं। जड़त्व आघूर्ण का मान बेलन के अक्ष से होकर के गुजरने वाले अक्ष के परितः ज्ञात करने के लिए, है ना, के परितः ज्ञात करने के लिए बेलन को
है ना, बेलन को अनेकों समाअक्षीय, है ना, बेलन को अनेकों समाअक्षीय बेलन के रूप में काटा जा सकता है। इसमें से एक बेलन का हम लोग कल्पना करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना है कि एक अल्पांश, है ना, देखिए अल्पांश समाअक्षीय बेलन, है ना, की कल्पना करते हैं, समाअक्षीय बेलन की कल्पना किया, जिसका त्रिज्या कितनी है ना, जिसकी त्रिज्या x है तथा मोटाई dx है। इस प्रकार हम लोग उसको मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस अल्पांश का, है कि नहीं, देखिए इस अल्पांश का, है ना, देखिए इस अल्पांश का आयतन कितना होगा, बता सकते हैं इस अल्पांश का आयतन? तो पहले अल्पांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, कि अल्पांश का क्षेत्रफल कितना होगा, और गुना, है कि नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसकी मोटाई से गुना यदि कर दें तो हम लोगों को निकल जाएगा इसका आयतन। तो अल्पांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि अल्पांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए से पहले अल्पांश के आधार का परिधि हम लोगों को निकालना पड़ेगा। आधार का परिधि, है कि नहीं, आधार का परिधि गुना लंबाई, और आयतन के लिए मोटाई से इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो इस प्रकार हो गया, है कि नहीं। तो अल्पांश का परिधि कितना होता है, हम लोग इसका त्रिज्या को, या इसकी दूरी अक्ष से x है, अर्थात इस अल्पांश की त्रिज्या x है बच्चों मेरा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πx, इसकी लंबाई l हो गई और मोटाई इसकी dx है। तो ये इसका आयतन हो गया, अल्पांश का आयतन हो जाता है ना। तो अब हम लोग इस आयतन का द्रव्यमान, क्योंकि हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान इतना है, तो इस आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, तो चलिए लिखेंगे कि अल्पांश का आयतन कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। देखिए अल्पांश का द्रव्यमान, है कि नहीं, अल्पांश का द्रव्यमान हम लोग को निकालना है, तो इसको m बाय, है ना, पाई आर स्क्वायर एल से हम लोग गुना कर देंगे। तो m बाय पाई आर स्क्वायर एल से इस टर्म को हम लोग गुना करेंगे तो उसका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो क्या क्या टर्म कट रहा है देखिए बच्चों, एक यहाँ पर कट गया, पाई कैंसिल हो गया, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सारी बातों को उसी प्रकार हम लोग अरेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ 2m वो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर एल, और ये हो जाएगा एक्स एल, और यहाँ पर dx। तो ये एल भी देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए बात समझिए कि अक्ष से इस अल्पांश का दूरी कितनी है, x है, हम लोग देख रहे हैं। तो इस अल्पांश का जड़ तो आघूर्ण कितना होगा, द्रव्यमान तो मैंने ज्ञात कर लिया, और अक्ष से दूरी x है, तो इसका स्क्वायर करके इसके द्रव्यमान के साथ गुना कर देंगे, तो अक्ष के पैता इसका जड़ तो आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अल्पांश का, देखिए अल्पांश का अक्ष, है कि नहीं, अल्पांश का अक्ष ए डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2m, और यहाँ बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इंटू ये dx हो जाएगा, तो है ना। तो और साथ में x स्क्वायर से गुना करेंगे तब ये इसका जड़ आघूर्ण हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 2m बाय ये आर स्क्वायर, ये एक्स क्यूब बाई dx। अब अल्पांश को हम लोग कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं, इस पर हम लोग पहले विचार कर चुके हैं। इस x का मान अक्ष पर 0 से लेकर के इसकी परिधि, है ना, पर r तक हो सकती है, मतलब x का वेरिएशन 0 से लेकर के r तक हो सकता है। तो इंटीग्रेशन हम लोगों को 0 से r तक करना होगा। तो लिखेंगे संपूर्ण बेलन का जड़त्व आघूर्ण, देखिए, है कि नहीं, संपूर्ण बेलन का जड़त्व आघूर्ण, है कि नहीं, संपूर्ण बेलन का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के r तक। ये तो कितना मिला हम लोगों को, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब बाई dx, सारा कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर देंगे। तो ये हो गया 2m बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से r एक्स क्यूब बाई ये हो गया dx, है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन करके के यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो x टू द पावर 4/4 हो जाता है। ये 0 से लेकर के r तक हमको प्राप्त होगा बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार r को संतुष्ट करा लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर। तो ये हमको कितना मिलेगा,
देख पा रहे होंगे, सॉरी, पहले 2m/r² को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। अब लिमिट एक बार x के जगह में r संतुष्ट होगा तो r⁴/4 हो गया, एक बार 0 संतुष्ट करेगा तो 0/4, तो ये टर्म तो 0 ही हो गया। तो r इज इक्वल टू, डेट सिंप्लाइज हम लोगों को क्या मिलेगा, मिल रहा है 2m/r² इंटू r⁴/4। तो देखिए ये r² से पावर 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू जो हम लोगों को मिलेगा वो mr²/2। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी ठोस बेलन का यदि अक्ष बेलन के अक्ष से होकर के यदि गुजरता है तो उसका जड़ तो आघूर्ण का मान mr²/2 प्राप्त होता है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से कैलकुलेशन को समझ पाए होंगे बच्चों, अच्छी तरह से, है ना, समझ भी पाए होंगे, है ना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल चुका होगा बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों कि खोखला बेलन है कि नहीं, जैसे ड्राम होता है कि नहीं, कोई पाइप होता है, तो उसका जड़ तो आघूर्ण हम लोग कल, है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो आज इतना ही रहेगा बच्चों। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, है कि नहीं, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें बच्चों, इसे समझने का प्रयास करें और अपने कॉपी में इसे प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। जब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कैलकुलेशन क्लियर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ मेरा मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में, एक्सिस कैसे लिया जाता है ना, इसका पर यूनिट एरिया का मास कैसे होता है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ, इसका कैसे लिया जाता है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग अपने से इसको एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों। आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।